मित्रों, जय हिंद, जय भारत। ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हमने पिछले वीडियो के अंदर काव्यांश चैप्टर पढ़े थे और काव्यांश चैप्टर में अब तक के जो काव्यांश चैप्टर थे उसको हमने सारे वीडियो जारी कर दिए थे। उसको आप सब लोगों ने सुचारू रूप से पढ़ लिए होंगे, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस सभी वीडियो को पढ़ लीजिएगा। आप सबका दायित्व बनता है, आप सबका कर्तव्य बनता है, वर्तमान का जो परिदृश्य है, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों के अनुसार हमें ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हमें इस प्रकार का प्रयोग करना पड़ रहा है और वह प्रयोग समाज हित में है। आप इस वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जैसे ही नया वीडियो जारी हो आप तक पहुंच जाए। और फिर आपके पढ़ने के पश्चात वीडियो में कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो इनबॉक्स में जाकर के समस्या को लिखिएगा। कोई आपका प्रश्न हो तो भी लिखिएगा। फिर वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो का और भी अपने सभी मित्र लाभ ले सकें। जय हिंद, जय भारत। मैं जारी करता हूँ, शुरू करता हूँ बिना समय गंवाए अपने इस वीडियो को, जो आज का चैप्टर है जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार की बात करूँगा तो जैनेन्द्र कुमार याद आते ही हमें उत्तर प्रदेश, अलीगढ़, कोडियागंज, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़, कोडियागंज, वहाँ पर आपका जन्म हुआ था। कहते हैं इनका समय 1905 से 1988, यानी कि 2 जनवरी 1905 में आपका जन्म हुआ था। 2 जनवरी 1988 में आपका जन्म हुआ था। फिर 24 दिसंबर 1988 के अंदर आपका निधन हो गया। तो बात करता हूँ कि इनका बचपन, फिर इनकी शिक्षा के पश्चात आप किस रूप में हमारे सामने साहित्यकार की भूमिका में आए। तो आप एक प्रेमचंद के अच्छे मित्र, प्रसाद जी के अच्छे मित्रों में से माने जाते थे। जब मुझे याद आता है कि काशी के अंदर जब प्रसाद जी के घर पे चाय बनती थी तो प्रेमचंद जी और जैनेन्द्र जी ये दोनों साथ में जाते थे और प्रसाद जी के साथ में साहित्य के क्षेत्र में चर्चा किया करते थे। भाइयों, आपका जन्म का नाम आनंदीलाल। कहते हैं कि जन्म के 2 वर्ष पश्चात आपके पिताजी का निधन हो गया और फिर लालन पालन माता ने किया। माता जी को उस अवस्था के अंदर मामा जी आए और ननिहाल लेकर के चले गए। ननिहाल में रह करके आपने मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की है। और कहते हैं कि मैट्रिक की पढ़ाई के लिए उन्होंने बिजनौर चयन किया। मैट्रिक की पढ़ाई के लिए बिजनौर चयन किया, लेकिन बिजनौर गए, वहाँ पर मैट्रिक की परीक्षा दे नहीं पाए और वहाँ से वापस आ गए। फिर मैट्रिक की परीक्षा के लिए उन्होंने दूसरा प्रयास पंजाब से किया और पंजाब से उन्होंने मैट्रिक की शिक्षा उत्तीर्ण की। यानी कि मैट्रिक से पूर्व की शिक्षा इन्होंने अपने मामा जी के पास में रह करके, वहाँ मामा जी ने एक हस्तिनापुर के अंदर एक गुरुकुल आश्रम बनाया था, उस गुरुकुल आश्रम के अंदर रह करके इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और गुरुकुल आश्रम में ही ये जो आनंदीलाल नाम से इनको जैनेन्द्र कुमार नाम दे दिया गया। फिर बात करता हूँ कि इन्होंने 1912 के अंदर जो गुरुकुल था, गुरुकुल छोड़ दिया, बिजनौर गए। फिर बिजनौर से आप पंजाब गए। फिर पंजाब से जो मैट्रिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सोचा कि हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करूँ, और उच्च शिक्षा के लिए आप काशी आ गए।
और काशी हिंदू यूनिवर्सिटी से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की। अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात कहते हैं कि 1921 के अंदर उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। 1919 के अंदर तो आए ही थे और 1921 के अंदर इन्होंने काशी हिंदू यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 1921 याद आते ही हमें सबको सब याद आना चाहिए बाबा गांधी का असहयोग आंदोलन, और वहाँ से 1921 से आप असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और दिल्ली चले गए और वहाँ गांधी जी के साथ में जोर शोर से असहयोग आंदोलन के अंदर लग गए। जैनेंद्र जी भी, प्रेमचंद जी ने जिस प्रकार असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो नौकरी छोड़ दी, इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। अब फिर बात करता हूँ कि 1921 से आप कॉलेज छोड़ करके वहाँ गए तो 1921 से लगा करके 1923 तक वापस अपनी माँ के पास आए और माँ के पास आकर के माँ की कुछ समस्याएं थी, माँ के जो काम यानी कि काम धंधे सब परिवार सब डिस्टर्ब हो गया था, तो इन्होंने भी अपना सोचा कि कुछ परिवार सेट कर लिया जाए और कुछ पारिवारिक काम किए जाए, धंधे किए जाए, जिसकी वजह से परिवार सेट हो जाए। बिजनेस के चक्कर में इधर उधर अपना प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर कुछ कार्य के लिए आप सोचा कि मैं कलकत्ता चला जाऊं, वहाँ जाकर के कुछ कार्य सेट कर लूं, लेकिन वहाँ भी गए और वहाँ भी कार्य सेट नहीं हुआ। और फिर आपका कार्य क्षेत्र लेखन, इन्होंने लेखन को ही अपना कार्य क्षेत्र समझा और लेखन के माध्यम से इन्होंने अपने साहित्य के क्षेत्र में अपनी रुचि जगाई और कहते हैं कि एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे कहानीकार, एक अच्छे उपन्यासकार, एक अच्छे निबंधकार, एक अच्छे समालोचक, एक अच्छे चिंतक, विचारक, मनोवैज्ञानिक विचारक। आपने मनोवैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर एक कहानी पढ़ी होगी बाल मनोविज्ञान की, 11वीं में बाल मनोविज्ञान की, तो याद करिएगा। तो जैनेंद्र जी की बात मैं करते ही जैनेंद्र जी का जीवन याद आना चाहिए, जैनेंद्र जी का स्थान, जन्म स्थान याद आना चाहिए, समय याद आना चाहिए, उनकी शिक्षा याद आनी चाहिए, उनका शिक्षा कहाँ कहाँ हुई वह भी याद आनी चाहिए। उसके पश्चात आपने कहते हैं कि 24 दिसंबर 1988 को इस साहित्य क्षेत्र से और संसार से विदा ले ली। अब बात करता हूँ उनकी जो रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाओं के अंदर मुख्य भूमिका इनकी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में थी। जो कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में जो मुख्य भूमिका थी, तो इनकी जो कहानियाँ थी या उपन्यास थे, ये भी प्रेमचंद जी के पास आसपास रहते थे, तो प्रेमचंद जी की विचारधारा तो कहीं न कहीं थी। प्रेमचंद जी ने तो खुद ने इनको भारत का गोर्की कह करके पुकारा है, भारत का गोर्की। ये गोर्की कौन है? तो गोर्की आपके एक रूस का बंदा था जो साहित्यकार था, समाजवादी साहित्यकार, मैक्सिको का। तो वो गजब का ही साहित्यकार था, जिसकी वजह से भारत का गोर्की इनको कहा, यानी किसको? जैनेंद्र कुमार जी को, समाजवादी चिंतक इसलिए। फिर बात करता हूँ उपन्यास, इनके उपन्यास की बात करूँगा तो इनके उपन्यास में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन। परख सुनीता किसको? परख सुनीता, त्यागपत्र, सुनीता परख करके त्यागपत्र दे, परख सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन। ये इनके उपन्यास थे। यानी परख 29, सुनीता 35, त्यागपत्र 37, कल्याणी 39, विवर्त 53, सुखदा 53, व्यतीत 53 और जयवर्धन 56। यानी ये 1956 की बात की मैंने, 1935 की, 1929 की, 1937 की, 1939 की, ये इस प्रकार इनके प्रकाशन काल की बात की मैंने। तो परख कितने वर्ष का था तो ये समझ लो, परख 29। परख सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, परख सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, परख सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन। ये इनके उपन्यास थे। फिर इनकी बात करता हूँ कि इनके कहानी संग्रह, तो इनकी कहानी आपने 11वीं में पढ़ी होगी, कोई आपने कभी पाजेब कहानी, वो भी इसकी थी। तो इनके कहानी संग्रह की बात आती है तो फांसी वातायन,
फांसी वातायन नीलम देश की राजकन्या, फांसी वातायन नीलम देश की राजकन्या, फांसी वातायन नीलम देश की राजकन्या, एक रात दो चिड़िया पाजेब लेकर के उड़ गई। तो एक रात फांसी, फांसी वातायन नीलम देश की राजकन्या, एक रात दो चिड़िया पाजेब जयसंधि, इस प्रकार इनकी कुछ कहानी संग्रह भी थे। तो फांसी का प्रकाशन 29 में हुआ था, 1929 में, फिर वातायन का 1930 के अंदर, फिर आपके नीलम देश की राजकन्या इसका प्रकाशन 1933 के अंदर हुआ, और एक रात का प्रकाशन 1934 के अंदर माना जाता है। जो दो चिड़िया कब उड़ी, तो दो चिड़िया 1935 में उड़ गई, दो चिड़िया 1935 में उड़ गई और पाजेब लेकर के आई वापस 1952 में। इस प्रकार करके इनके जो कहानी संग्रह है, उन कहानी संग्रहों को हम 7 भागों में जान सकते हैं, 7 भागों में प्रकाशित कर सकते, प्रकाशित किया गया। फिर बात आती है कि जो इनके भारत का गौर किसने कहा, तो भारत के गौर की बात करूँगा तो इनका जो प्रेमचंद जी ने इनको भारत का गौर की इसलिए कहा कि एक समाजवादी लेखक थे, समाजवादी चिंतक थे। फिर कुछ हमारे सामने इनके निबंध संग्रह भी आए हैं। तो निबंध संग्रह की बात करूंगा तो निबंध संग्रह के अंदर एक निबंध प्रकाशन में आया था 1936 के अंदर, जिस समय प्रेमचंद जी चले गए थे, 36 में चले गए थे प्रेमचंद जी। तो प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय। प्रस्तुत प्रश्न जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये इनके निबंध संग्रह थे। जो प्रस्तुत प्रश्न 36 में आया, जड़ की बात 45 में तय हुई, और पूर्वोदय 1951, और साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953। और भी कुछ निबंध थे जिसके अंदर मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और विचार, इस प्रकार ये और वे, इस प्रकार कुछ और भी निबंध थे। फिर जैनेंद्र जी की बात की मैंने आपको कि भाई एक समाजवादी चिंतक और गांधीवादी विचारक, तो इस समाजवादी चिंतक और गांधीवादी विचारक के रूप में इन्होंने जो अपनी जो साहित्य की जो परंपरा के अंदर इन्होंने अपने निबंध लिखे, अपनी कहानियाँ लिखी, अपने उपन्यास लिखे, उनकी जो इस प्रकार की साहित्य के क्षेत्र में भूमिका रही, वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखें, पूरा देख करके लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।